ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 3। तुम लोग का एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट यही वाला है, ठीक है। क्या ये टफ है? बिल्कुल नहीं। इसका बहुत सारा ग्लिम्पसेस हम लोग ऑलरेडी लेके आ चुके हैं और अभी यूनिट 1 में इसके बारे में जिक्र किया गया था और अभी और पढ़ेंगे। याद करो, यूनिट 1 सेक्शन 10 क्या था? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें पहला पॉइंट क्या था? कंपिटेंसीज ऑफ पार्टी। 10 का पहला पॉइंट एग्रीमेंट, फिर फ्री कंसेंट, फिर कंपिटेंसी टू पार्टीज। बेसिकली क्या था? कंपिटेंसी पार्टीज 10 में था। 11 में क्या है? कौन कंपिटेंट होता है। याद करो, 3 लोगों का बोले थे। 18 साल का पागल डिस्क्वालीफाइड है, याद है? 18 साल का पागल डिस्क्वालीफाइड है। अगर आप 18 साल से ऊपर है, क्या आप कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? हाँ जी, आप मेजर है। अगर आपका दिमागी स्थिति ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, आप साउंड माइंड है। अगर आपको लॉ मना नहीं करा, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब माइनर के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी लास्ट अटेम्प्ट एग्जाम में इतना प्यारा, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन आया माइनर के ऊपर, जो अभी हम तुम लोग को बताएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। तुम माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, वो शुरुआत से ही क्या था? वॉइड था। वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड एग्रीमेंट है? वो वॉइड एग्रीमेंट है। कभी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। माइनर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट को कभी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा नहीं मिलता। वो क्या होता है? शुरू से ही वॉइड, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वॉइड एब इनिशियो। अच्छा, मानो वो 18 साल के नीचे कॉन्ट्रैक्ट किया और अब वो ना 18 साल के ऊपर हो गया, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट को मेजॉरिटी में आने के बाद रेटिफाई यानी कि सुधार सकता है क्या? नो, यू कैन नॉट रेटिफाई आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। क्लियर है? क्या मेजॉरिटी में आके रेटिफाई होता है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। एग्जाम में कितना भी बोल दे कि 18 का था, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, मोदी जी बोले कि हाँ भाई मान लेते तुम्हारा बात, आप माइनर में कोई कॉन्ट्रैक्ट किए, मेजर में फ्रेश करना होगा, पुराना वाला करेक्ट रेटिफाई नहीं होगा, ठीक है। क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है? नहीं। क्या माइनर को बेनिफिट्स मिल सकता है? हम डिवेंचर खरीदें, इंटरेस्ट माइनर के अकाउंट में डलवा सकते हैं। हाँ। हम पार्टनरशिप खोलें, माइनर को, याद रखना ध्यान से, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बना सकते हैं। हाँ। पार्टनर इन प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं ना, क्योंकि वो बेनिफिशियरी हो सकता है। जहां माइनर का फायदा वहां वो आ सकता है, नुकसान में वो आएगा नहीं। यही बात सेक्शन कौन बोलता है? 30। तुम लोग का सिलेबस में है, अभी पढ़ रहा है, फिर सेक्शन 30 पढ़ेगा। क्या? क्या माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बट ही मे विथ कंसेंट ऑफ हाउ मेनी पार्टनर? ऑल द पार्टनर। हाउ मेनी पार्टनर? ऑल द पार्टनर बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं। मानो ना एक क्लब था, वहां पे माइनर बैठ के शराब पी रहा था। क्या एक माइनर शराब पी सकता है? नहीं। मानो क्लब में रेड पड़ गया, कौन मार खाएगा? माइनर या जो क्लब का ओनर है? वो क्लब का ओनर। माइनर क्या करेगा? मासूम सा बना के क्या कर लेगा? मुंह प्लीड कर लेगा माइनॉरिटी। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। प्लीड माइनॉरिटी कीवर्ड है, ठीक है। रूल ऑफ स्टॉपल माइनर पे लगता है क्या? नहीं। रूल ऑफ स्टॉपल क्या था? मेरा दुकान है, माइनर का मानो दोस्त आया, मानो मेरा छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसका दोस्त आया अपना पापा को लेके, उसका दोस्त आया अपना पापा को लेके। अब हम देखें कि मेरा बच्चा का और इसका दोस्ती है, हम बोल दिए इसी का दुकान है। क्या कल को उसका पापा बच्चा पे केस कर पाएगा? नहीं, स्टॉपल भी नहीं लगता इसके ऊपर। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। नेसेसरीज क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, हॉस्पिटल, एडुकेशन। 5 चीज को नेसेसिटीज बताया गया है। और भी कुछ जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है वो नेसेसिटीज होता है। इसी के ऊपर आया था सवाल। अभी हम ये टॉपिक पढ़ा देते हैं, फिर वो सवाल तुम लोग से पूछेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज फॉर नेसेसरीज में पढ़ाते उसके बाद बात करते हैं। नेसेसरीज क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान और स्कूल और एडुकेशन और हॉस्पिटल बिल्स, मेडिकल इमरजेंसीज। क्या इसमें माइनर का पर्सनल लाइबिलिटी कुछ होता है? नहीं। उसका जो प्रॉपर्टी है उतना का लाइबिलिटी। मानो माइनर है, उसका चाचा चाची उसको पाला, उसके ऊपर 10 लाख रुपया खर्चा किया, आज वो मेजर बन गया, उसका साल का 10 लाख का पैकेज लग गया, सीए बन गया, तो उसका चाचा चाची बोलेगा पैसा दो। माइनर क्या बोलेगा? हम अपना जेब से 1 रुपया नहीं देने वाले हैं। मेरा जो पापा मम्मी से हमको प्रॉपर्टी मिला उसमें जितना हक है आप रख लो।
अपना जेब से एक भी देगा नहीं। ठीक है, ओके। दो कंडीशन यहाँ पे भी ध्यान रखना है। बच्चा के पास फोन है, OnePlus का नॉर्मल एंड्रॉयड फोन है, वो आईफोन मांग रहा था, चाचा चाची दिला दिया, क्या ये नेसेसिटी है? ये तो लग्जरी है, नहीं माना जाएगा। क्यों? रीजनेबली नेसेसरी का ही पैसा देगा। और दूसरा, मस्ट नॉट हैव अ सफिशिएंट सप्लाई, ऑलरेडी फोन था ना, फिर क्यों दे रहा भाई? एक OnePlus था, एक और सैमसंग ला के दिया, क्या वैलिड माना जाएगा? नहीं। तो दो पॉइंट याद रखना है। देखो माइनर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नेसेसरीज दे रहे हैं, बताओ क्या करना है, किन पॉइंट्स को लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज के ऊपर, फिर लिखेंगे नो पर्सनल लाइबिलिटी बट प्रॉपर्टी इज लाइबल, फिर लिखेंगे दो पॉइंट क्लियर होना चाहिए भैया, रीजनेबली नेसेसरी होना चाहिए और सफिशिएंट सप्लाई ऑलरेडी नहीं होना चाहिए उसके पास। उसके पास ऑलरेडी स्कूल बैग है, तुम और 4 को स्कूल बैग ला के दिया नेसेसिटी के नाम पे, वैलिड है क्या? नहीं। इस बात को ध्यान रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाई आप एक सवाल पूछने वाले थे, चलो पूछते हैं। ये सवाल आया था दिसंबर 22 के एग्जाम्स में, ध्यान से सुनना। एक बंदा है राम, राम नाम नहीं रखते हैं, राजू, वो 21 साल का है, उसकी दादी है 85 साल की। भैया दादी है सीधे, पापा मम्मी सब नहीं है इस दुनिया में। राजू 21 का है, दादी 85 की है, राजू काम धाम नहीं करता। सवाल ऐसा था कि इसका पड़ोसी था एम नाम का, वो दया खा के ना दादी को नेसेसरीज देने लगा, नेसेसरीज देने लगा, क्योंकि तुम लोग के पास स्कैनर है। 14 लाख रुपए का नेसेसरीज दिया है, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी का बिल भी है। अच्छा, इसके पापा जब दुनिया से गए ना, तो इसको एक प्रॉपर्टी देके गए, ठीक है, प्रॉपर्टी का अच्छा वैल्यू है, कितना है ये नहीं बताया। क्वेश्चन में पहला था, क्या एम दादी के ऊपर या माइनर राजू के ऊपर केस करके सामान ले सकता है? 99% तो बच्चा लोग क्या गलती किया, गधा के जैसे। अब 21 साल का बच्चा माइनर है, होता क्या है, हम लोग को माइनर पढ़ाया कहाँ पे, ये वाला टॉपिक, ये नेसेसरी वाला माइनर के साथ पढ़ाया, उन लोगों का दिमाग में लग रहा था ये माइनर वाला टॉपिक है। तो यहाँ आधा बच्चा गलती किया, आधा बच्चा क्या कि अरे दादी माइनर नहीं है तो उसको पैसा क्या दे, क्या दादी केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, उसको दे रहा है नेसेसिटी, सही बात है। हाँ भाई एम केस करके सामान ले सकता है। कितना लेगा? राजू बोला मेरे पापा के पास 4 लाख का ज्वेलरी था, हम उसको बेच के आपको 4 लाख रुपया देंगे, 10 लाख रुपया भूल जाइए। क्या राजू सही है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों पूरा देना होगा? मालूम है यहाँ कहाँ गेम किया? एक प्रॉपर्टी है जिसका दाम नहीं बताया और पापा से लिया था, वो प्रॉपर्टी बेच कर दो लेकिन देना पड़ेगा, समझा? 4 लाख दिया ज्वेलरी से और ये बिल्डिंग बेच के बाकी पैसा देना होगा। और ये गेम, और ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया कि बच्चा लोग इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि प्रॉपर्टी का दाम नहीं बताया है। बच्चा लोग को तो जहां दाम दिख रहा है वहीं बुद्धि दौड़ाएगा। तो इस चीज का तुम लोग ध्यान रखिएगा ना, ऐसा गूगली आएगा एग्जाम में। अब इंस्टीट्यूट वैसा, पहले इंस्टीट्यूट ना ऐसे बॉल फेंकता था तो बच्चा लोग छक्का मार देता था, 100 में 80 लाता, 70 लाता। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इंस्टीट्यूट एकदम प्यार से ऐसा ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है ना कि तुमको एग्जाम दे कर आओगे, तुमको लगेगा हम अच्छा से स्कोर कर लेंगे लेकिन मार्क्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सब छोटा छोटा बॉल्स है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू काका जी। आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे ध्यान दो। अरे ये बताओ ना, नहीं ये बताओ ना कि तारक मेहता में जो टप्पू सेना है, उन लोग माइनर है ना, लेकिन उन लोगों के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किया है तारक मेहता का जो डायरेक्टर है आसिफ मुसीफ भैया, उनके पेरेंट्स के साथ किया, उनके गार्जियन के साथ किया गया। पेरेंट और गार्जियन में क्या अंतर होता है? पेरेंट होते हैं माता पिता, गार्जियन होता है जो देखभाल करता है। जरूरी नहीं है माता पिता ही देखभाल करें। हाँ हाँ, अब सवाल उठता है कि क्या गार्जियन बच्चा के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तुम लोग तो अभी नया नया टिकटॉक चलाता है, तुम लोग देखते हो एक माइनर लड़की है रीवा अरोड़ा करके, है ना, वो कितने साल की है? वो 12 साल की है, 13 साल की है, और वो दिखाती कितना है कि हम हाँ मेजर हो गए। तो रीवा अरोड़ा की मम्मी उसको कुत्ता जैसे खटवा रही है, किसके लिए? पैसा के लिए। क्या रीवा अरोड़ा उसके ऊपर केस कर सकती है? हाँ, क्योंकि पहला बात, क्या वो विद इन हर कॉन्फिडेंस है? हाँ भैया उसके कॉन्फिडेंस में तो है। एक्टिंग का डांस ही ना करना है टिकटॉक बनाने के लिए,
एक्टिंग करना उसके कॉम्पिटिशन, क्या उसके बेनिफिट पे है, उसका करियर का वोट लग रहा है, उसका एडुकेशन का वोट लग रहा है, तो उसके बेनिफिट के लिए नहीं है, इसीलिए केस कर सकती है। यानी कि टप्पू सेना जो वहाँ पे होता था ना, वो लोग देखना एग्जाम जब होता था हम लोग सबका, वो लोग भी नहीं दिखता था सीरियल में, क्योंकि बेनिफिट इज मोर अबव। तो दो चीज का ध्यान रखना, पहला कंपीटेंस में हो, दूसरा बेनिफिट में हो, याद रहेगा। हाँ गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, दो चीज का ध्यान रखना, क्या कंपीटेंस में और दूसरा बेनिफिट में हो। मेरे को फील आ रहा है इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन दिख सकता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट लिखकर आना है। और उसके बाद ये भी बोलना है कि गार्जियन जो है ही हैज नो पावर टू बाइंड द माइनर फ्रॉम द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी गार्जियन नहीं खरीद सकता। इसके ऊपर एक बार सवाल आया, बच्चा लोग लिख के आया कि भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी तो गार्जियन नहीं खरीद सकता है, लेकिन क्वेश्चन में था गुगली। क्या गुगली? कि एक सर्टिफाइड गार्जियन है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा, माइनर के बिहाफ में खरीद सकता है। हु इज द सर्टिफाइड गार्जियन? पहले ये समझो, बहुत बार होता है बच्चा अनाथ हो चुका है तो उसको कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करता है, मामा मामी चाचा चाची को रिश्तेदार को कोर्ट अपॉइंट करता है। जब कोर्ट अपॉइंट करता है तो क्या बोलते हैं, कौन सा गार्जियन है? सर्टिफाइड गार्जियन। सर्टिफाइड गार्जियन को कौन बनाया? कोर्ट बनाया। आप जाइए कोर्ट का सैंक्शन यानी कि परमिशन लीजिए और इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, ठीक है। क्लियर है? हालांकि तुम लोग यही अज्यूम करके रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदा जाता है। क्या माइनर इंसॉल्वेंट होता है? हट, माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं होता है। क्या माइनर एजेंट बन सकता है? हाँ, बच्चा को दुकान में बैठा के जाइए, क्या एजेंट वो लायबल होगा माइनर कुछ भी गड़बड़ी के लिए? नहीं, माइनर एजेंट बन सकता है बट ही विल नॉट बी लायबल। क्या माइनर एक चेक बना के दे सकता है? लॉ बोलता है हाँ, माइनर कैन ड्रॉ, डिलीवर एंड इंडोर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ये सब। हालांकि चेक नहीं कर सकता क्योंकि उसका अकाउंट नहीं होगा, बट माइनर का भी अकाउंट होता है, माइनर अकाउंट, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। क्या माइनर अपने पेरेंट और गार्जियन को बाइंड कर सकता है? माइनर गया, एक टीवी खरीद लिया, बोला पैसा पापा से लीजिएगा, क्या वो जो शॉपकीपर है पापा पे केस करके जीत पाएगा? नहीं नहीं, माइनर कैन नॉट बाइंड हिज पेरेंट। शॉपकीपर को बोलना जाओ बेटा पापा के साथ आना, ऐसे बात सुन के पापा से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। माइनर अपना पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकता। ये बताओ ना, एक माइनर छोटे मियाँ बड़े मियाँ बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटे मियाँ इज अ माइनर, बड़े मियाँ इज अ मेजर, कल को लफड़ा हो गया, कौन फंसेगा? बड़े मियाँ। क्लियर रहेगा कहानी? जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है, माइनर बच जाएगा, अडल्ट फंस जाएगा। कौन बच जाएगा? माइनर बच जाएगा। कौन फंस जाएगा? अडल्ट फंस जाएगा। वहाँ पे तुमको अडल्ट वर्ड नहीं लिख के देगा, लेकिन इंस्टीट्यूट तुमसे अडल्ट वर्ड चाहेगा जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में, तो याद रखना ये वर्ड को, ठीक है। फिर आया कहानी क्या? श्योरिटी ऑफ अ माइनर। ऐसे समझो ए को चाहिए पैसा, नहीं, ऐसे समझो कि छोटा ए को चाहिए पैसा, 18 साल से छोटा है, ये गया बैंक के पास, बैंक बोला हम तुमको पैसा थोड़ी देंगे, तो ए गया बी के पास जो कि एक मेजर है। बी बैंक को क्या दे दिया? गारंटी दिया कि ए बैंक तुम दो ना रे ए को पैसा, ए वापस करेगा, नहीं करेगा तो हम कर देंगे। जो बंदा गारंटी देता है वो कौन होता है? श्योरिटी, ठीक है। जिसके लिए गारंटी दिया जाता है वो कौन होता है? जो पैसा लेता है, डेटर, और देने वाला क्रेडिटर। ये डायग्राम दिमाग में क्लियर बन रहा है? ये याद रखना है, यहाँ पे तुम लोग फंसेगा और कहीं नहीं फंसेगा। श्योरिटी, क्या एक माइनर, श्योरिटी फॉर अ माइनर, अगर मानो कल को ये माइनर घपला करके भाग जाता, बी को पैसा देना होगा, बी लगा रहा है बुद्धि, आधा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के गया और बोला माइनर का तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, तो हम तो बच गए। लॉ क्या बोलेगा? आप श्योरिटी है सर, आप नहीं बचेंगे, आप फंसेंगे, ठीक है। याद रहेगा, अंदर कुछ मत पढ़ना, ये वाला एग्जाम्पल दिमाग में 2 सेकंड बंद करके ले आना, पक्का एग्जाम में क्रैक करेगा, ठीक है। अब आते हैं, माइनर शेयर खरीद सकता है क्या? नहीं, लेकिन अपने गार्जियन से खरीदवा सकता है क्या? हाँ। जब भी कल को माइनर से रिलेटेड शेयर का क्वेश्चन आएगा, ये बात बोलना है कि गार्जियन से खरीदवा सकता है, भले ही क्वेश्चन स्पेसिफाई करे कि नहीं। भैया लाइबिलिटी फॉर टॉट क्या होता है? टॉट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सीएस में इसके ऊपर पूरा चैप्टर है। हम लोग टॉट का डीप में नहीं जाते हैं, इसमें क्या रट के रखना है बता रहे हैं। हम बहुत कम जगह पे बोलते हैं रट के रखो, और हम ये बात इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर तुम लोग घुसा तो फिर ये समंदर है, फंस जाएगा। टॉट का मतलब सिविल रॉन्ग, सिविल यानी कि लोगों के लिए रॉन्ग होना, झूठ बोलना, बदमाशी करना, सिविल रॉन्ग। क्या माइनर उसके लिए लायबल होगा? हाँ, सिविल रॉन्ग है, माइनर इज लायबल टू टॉट अनलेस
द टॉट इन रियलिटी इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक ही एग्जाम्पल है इसके ऊपर। एक माइनर बोला कि भैया हमको घोड़ा दीजिए, हम घोड़ा चलाएंगे, और वो माइनर अपना दोस्त को घोड़ा दिया, उसका दोस्त घोड़ा को मार दिया, क्या माइनर लायबल होगा? हाँ, ये सिविल रॉन्ग है। ये एग्जाम्पल, ये वर्ड सिविल रॉन्ग और ये लाइन अ माइनर इज लायबल इन टॉट अनलेस द टॉट इन रियलिटी इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको रट लेना काफ़ी है। टॉट से रिलेटेड आए ये वर्ड लिखना, ये लाइन लिखना, देखना माइनर है कि लायबल है कि नहीं, कंक्लूजन लिखना, खेल खत्म, हम लोग जीत गए। ठीक है, नेक्स्ट आते पर्सन ऑफ साउंड माइंड। पर्सन ऑफ साउंड माइंड है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा क्या? नहीं भैया, साउंड माइंड है तो वैलिड होगा। ठीक है, अनसाउंड माइंड है तो क्या होगा? वॉइड होगा। अच्छा, अब खेल कैसे खेल रहे हैं? अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, अधिकतर टाइम पागल रहता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे? जब ओकेशनली वो साउंड माइंड का हो, भागो और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। एक बंदा है जो अधिकतर सही रहता है, कभी कभी दौरा आता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा? जब वो साउंड माइंड का था और हम कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। ये बात को रटना है क्या? नहीं। एग्जाम में ऐसा मूवी कौन सा याद करो, हम बताए थे अपरिचित। अपरिचित एक मूवी बताए थे ना कि उसको पागलपन का दौरा चढ़ता था, एक ही बंदा के अंदर 3 पर्सनैलिटी था। ठीक है, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट आते हैं, क्या डिस्क्वालीफाइड पर्सन कॉन्टैक्ट कर सकता है? भैया पहले बताइए ये डिस्क्वालीफाइड पर्सन है कौन? जेल के अंदर बंदा बैठा हुआ, क्वालिफाइड है क्या? नहीं। फॉरेन सॉवरेनियर्स, एम्बेसडर, ये लोग कौन थे? बाहर के लोग जो इंडिया में क्या राजपूत वाला काम कर रहे हैं, यूनिट 1 का वीडियो में याद होगा, बताए थे हम। ये लोग क्या नॉर्मल बंदा है? ये लोग डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। तुम इसको चूना लगाएगा या फिर इससे तुम्हारा कुछ घपला होगा तो इसको केस नहीं कर सकते इतना आराम से, परमिशन लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, एलियन एनिमी के साथ पाकिस्तान से मार हो गया, कर पाएंगे केस? नहीं। कोऑपरेशन, कॉर्पोरेशन इज बेसिकली बड़ा बड़ा कंपनी, इसके ऊपर एक अलग कहानी है, इसको छोड़ दो। कन्विक्स या इंसॉल्वेंट, ये लोग के साथ केस कर सकते हैं? जेल के अंदर बैठा है विजय माल्या, इन लोगों के साथ केस हो सकता है क्या? नहीं। नेक्स्ट आते हैं, आपका कंसेंट क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। सेक्शन 13 बताया कंसेंट के बारे में, 11 क्या बताया? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, 12 माइनर के बारे में, माइनर के बारे में बताया ना। तुम लोग सेक्शन अभी तक याद नहीं किया है? क्या है? सेक्शन 11 कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और 12 साउंड माइंड है, साउंड माइंड है। ठीक है, 12 इज व्हाट? साउंड माइंड। याद रखना है ये सब। अब 11 से 20 तक का सेक्शन ना आसान है। 11 में कंपिटेंसी, 12 में साउंड माइंड, 13 में कंसेंट। कंसेंट का मतलब याद करो, मैं एक वर्ड बार बार बोल रहे थे, डैश डैश डैश, 3 वर्ड का लैटिन शब्द, एड, आइडम, कंसेंसस, एड आइडम। क्या बोले? कंसेंसस एड आइडम। कंसेंट के ऊपर सवाल आया, क्या लिख के आना है? कंसेंसस एड आइडम लिख के आना है। तुमको एग्जामिनर को बताना है कि भैया हम किताब से पढ़े हैं, फाकी मार के नहीं आए, तो कंसेंसस एड आइडम तो लिखना पड़ेगा ना। उसके अलावा ये डेफिनेशन है, 2 और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंटेड व्हेन दे अग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं, कंसेंट फ्री कब होता है? जब CUFMM ना हो। जब क्या ना हो? CUFMM ना हो। C से कोअर्शन, U से अनडू इन्फ्लुएंस, F से फ्रॉड और M से मिसरिप्रेजेंटेशन। सबको हम लोग डील करते हैं। अच्छा, लास्ट वाला M से मिस्टेक है। मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है या वॉइडेबल है? वॉइड। और बाकी CUFM में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट में कौन होता है? एक अग्रीव्ड पार्टी होता है, और अग्रीव्ड पार्टी सिर्फ पहला 4 में है, कोअर्शन, अनड्यू, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में है। अच्छा भैया, कोअर्शन का मतलब क्या होता है? सिंपल हिंदी में क्या बोलते हैं? धमकी देना। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुनो ध्यान से, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोअर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। अगर हम किसी को मारे, कोअर्शन है। किसी को मारने का धमकी दिए, कोअर्शन है। कमिट कर चुके हैं, कोअर्शन है। थ्रेटन कर रहे हैं कि कमिट करेंगे, कोअर्शन है। क्या कमिट करेंगे? कोई भी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड क्या मना करता है? किडनैपिंग, तस्करी, कितना कुछ मना करता है। IPC, जिसके लिए जेल हो सकता है। थ्रेटनिंग टू डिटेन इन प्रॉपर्टी, क्या ये कोअर्शन में आएगा? हम तेरा प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, तेरा गाड़ी जब्त कर लेंगे, ये कोअर्शन में आएगा। ठीक है, तेरा जमीन जब्त कर लेंगे, ये कोअर्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक बंदा का क्या हो रहा है? प्रेजुडिस फॉर 1%, एक बंदा का लॉस हो रहा है इसीलिए। और यहाँ पे तुम्हारा इंटेंशन क्या है?
किसी दूसरे के साथ एग्रीमेंट में आना, उसके ऊपर दबाव डाल के। और ये दबाव कैसा होता है? फिजिकल होता है, तुमको मारने का धमकी, तेरा प्रॉपर्टी को हथियाने का धमकी। अगर यही दबाव मेंटल हो तो उसको क्या बोलेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसको बैठ के याद करना होगा। एक बार अगर वीडियो देख रहा होगा तो बैक करना 10 सेकंड, फिर से ये लाइन को सुनना और याद कर लेना, काफ़ी है। कोअर्शन मतलब धमकी देना। कोअर्शन हो गया, अब क्या करें? कोअर्शन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, क्या करना है सब कुछ सेक्शन 19 में बताया। सेक्शन 19 में बोला कोअर्शन हुआ है, पहला बात जो अग्रीड पार्टी है उसके ऑप्शन पे क्या होगा? वॉइडेबल हो जाएगा। दूसरा पार्ट, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है? रेसिडेंट यानी कि कैंसिल कर सकता है। अच्छा मानो हम किसी को जबरदस्ती मेरे से मारपीट करके मेरा हॉर्स ले लिया और वो हॉर्स बच्चा दे दिया, या फिर मानो ऐसे ही बोलते हैं हम किसी को अपना हॉर्स 10 लाख रुपया का 10,000 में बेचे, वो बंदूक दिखा के लिया, कोअर्शन है? हाँ है। हम कॉन्ट्रैक्ट में केस कैंसिल करना चाहते हैं। वो हॉर्स इन द मीन टाइम मेरे को अपना छोटा बेबी दिया है, क्या वो बेबी भी वापस करना होगा? हाँ, अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है वो रिस्टोर करना होगा। क्लियर है? याद रहेगा, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अच्छा मानो मनी वगैरह पे कर दिया था, अरे 10 लाख का घोड़ा 10,000 में लिया ना, तो अगर घोड़ा वापस करेगा तो हमको 10,000 भी वापस करना होगा। हाँ। नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? हाँ, बेसिकली इसका कीवर्ड क्या है? डोमिनेट करता है। एक बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन पे दूसरा का, और डोमिनेट करके क्या लेता है? अनफेयर एडवांटेज। दो कीवर्ड याद रखना, पोजीशन इन डोमिनेट टू टेक अनफेयर एडवांटेज। 3 चीज होना जरूरी है। पहला, कोई अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? तुम्हारे ऊपर किसी का होना। हम लोग के अथॉरिटी कौन है? हम लोग के पेरेंट्स, स्कूल में टीचर्स, प्रिंसिपल्स, है ना। जब ऐसे रोड्स वगैरह पे चलते हैं तो पुलिस है, ठीक। तो अथॉरिटी मतलब तुम्हारे ऊपर कौन। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब कोई रिश्ता होना चाहिए, ठीक है। कैसा रिश्ता? भरोसा का रिश्ता। आज हम तुम लोग को पढ़ा रहे, तुम लोग को मेरे पे भरोसा है कि भैया एग्जाम से रिलेटेड पढ़ा रहे, पापा मम्मी पे भरोसा है वो जो डिसीजन लेंगे सही लेंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं, भरोसा की सेहत का ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ रिश्ता भी है फिड्यूशियरी, भरोसा का। और दूसरा अपेरेंट अथॉरिटी भी है, वो तुमसे बड़े हैं, उम्र में नहीं पदवी में। और तीसरा, मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररीली और परमानेंटली अफेक्टेड। और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन था नेसेसरीज वाला। वो जो बूढ़ी दादी थी 85 साल की, वो क्या मेंटली इल हो चुकी है ना 85 की होके। तुम सोचो, हम लोग बूढ़ी दादी को पैसा दे रहे थे, क्यों? वो कौन है? उसको क्यों पैसा दे रहे थे? क्योंकि वो किस में आएगी? अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगी। यानी कि जो नेसेसिटीज का पॉइंट ऊपर पढ़े ना, सेम यहाँ पे भी लग जाएगा, ठीक है। सेम कहानी अनड्यू इन्फ्लुएंस से आएगा, तुम लोग बता देना। तो मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी, तीनों पॉइंट याद रखना है। और ऊपर में 2 कीवर्ड याद रखना है, पोजीशन टू डोमिनेट और अनफेयर एडवांटेज। क्लियर है? अब आते हैं, सबसे पहले पोजीशन टू डोमिनेट कैसा होता है? अथॉरिटी है तो होगा। फिड्यूशियरी मतलब कौन सा रिश्ता? ट्रस्ट का रिश्ता, भरोसा का रिश्ता, कॉन्फिडेंस का रिश्ता। बाप बेटा, सीए क्लाइंट, एडवोकेट क्लाइंट, हस्बैंड वाइफ, डेटर क्रेडिटर, सब उसमें आ जाता है। और तीसरा मेंटल डिस्ट्रेस के कारण होता है। अनकॉन्शनेबल बार्गेन भी बहुत बार होता है। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एक नशेड़ी है, उसको नशा का लत है, और वो नशा करने के चक्कर में भारी इंटरेस्ट पे पैसा उठा लिया। मार्केट में 10% चल रहा है, वो 30% पे उठा लिया, ठीक है। क्या कल को उससे अगर हम लोन दिए थे तो हम कोर्ट में केस करके ले सकते हैं पैसा? नहीं भैया, वो अनफेयर था वो बंदा के लिए, वो बंदा का दिमागी हालत ठीक था नहीं, वो अनकॉन्शनेबल बार्गेन था। कौन सा बार्गेन था? अनकॉन्शनेबल बार्गेन था। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि एग्जॉर्बिटेंट था। क्या था? एग्जॉर्बिटेंट था, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। याद रहेगा ना ये बात? ओके। उसके बाद आते हैं भैया, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? ये प्रूफ करना कि नहीं हम डोमिनेट नहीं किए। कौन प्रूफ करेगा? जिस बंदा पे आरोप लगा है वो। हु इज इन अ पोजिशन डोमिनेट द विल ऑफ अनदर, उसको प्रूफ करने का भी जिम्मेदारी दिया जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो इसमें एग्रीड पार्टी भी तो है। जो बंदा एग्रीड पार्टी है वो प्रूफ करेगा क्या? नहीं, जिस पे केस किए हैं वो प्रूफ करेगा कि यार ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आया था स्टूडेंट टीचर के बीच में, अगर हम तुम लोग को पुछला के तुम्हारा मोबाइल खरीद ले सस्ता में, तो ये तो गलत बात है ना। यहाँ क्या हुआ है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइडेबल। याद रहेगा इतना कहानी? वेरी गुड। देखो कैसे लिखना है एग्जाम में,
स्टूडेंट कैन सू ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये लिखने का तरीका होता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ कोअर्शन, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉड क्या होता है? बेसिकली फ्रॉड में तुम्हारा इंटेंशन, इंटेंट क्या होता है? डिसीव करना अनदर पार्टी को, ठीक है। तुमको सजेशन दिया झूठा, जानबूझ के कुछ छुपाया, एक्टिव कंसीलमेंट, ठीक है। वादा कर दिया लेकिन जान रहा है कोई इरादा नहीं है उसको करने का, कोई भी ऐसा हरकत कर रहा है कि तुम उसको धोखा दे दे, कोई भी ऐसा हरकत नहीं कर रहा है कि उसको धोखा मिल जाए, ये सब फ्रॉड में आता है। क्या भैया रटना है? ये सब नहीं, ठीक है, खाली याद रखना है। ओके, पहला बात क्या एक रिप्रेजेंटेशन हुआ है। भैया रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? आज अगर हम तुमको बोले कि एग्जाम का पेपर टफ आएगा, ये क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है, मेरे तरीके से एक दावा है, ठीक है। सॉरी, ये मेरे तरफ से एक दावा है। दावा जो है वो झूठा है, ठीक है। दावा किसी फैक्ट से रिलेटेड है, एग्जाम पेपर टफ आएगा, ये फैक्ट है। ये सच है या झूठ है? मानो ये झूठ है, जो कि नहीं, ऐसा नहीं है, पेपर टफ आने वाला है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि फॉल्स होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है एक फैक्ट से रिलेटेड। और कंक्लूजन से पहले मेरा इरादा क्या है? तुमको धोखा देके तुमको हम बोले कि तुमको हम पास करवा देंगे, मेरे को 2 लाख रुपए दे दो, ठीक है। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, मेरे को क्या इस धोखा के बारे में पता है? हाँ मेरे को पता है, पेपर टफ नहीं आता, ठीक है। और दूसरा पार्टी 2 लाख रुपया दे दिया इस चक्कर में, मेरा दावा पे एक्ट कर गया, उसको लगा कि हाँ पेपर टफ होगा, और बाद में उसका क्या हुआ? नुकसान हुआ। जो पढ़ाई वो 10,000 रुपये में कर सकता था, उसी के लिए उसको 2 लाख रुपये देना पड़ गया। कुछ याद करने का इसमें नहीं, कुछ रटने का नहीं है, रीड करके आगे बढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम लोग लिख लेगा, भरोसा रखो खुद पे। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगेन सेक्शन 19 है, रेसेंड कर दो कॉन्ट्रैक्ट, या फिर डैमेजेस मांग लो, या फिर बोला नहीं मेरे को तो परफॉर्मेंस चाहिए। 3 होता है, क्या? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, रेसेंड कर दो। दूसरा क्या? डैमेजेस मांगो। तीसरा जिद पे बैठ जाओ, मेरे को तो करवाना ही है कॉन्ट्रैक्ट, इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस। याद रहेगा। अब अगला आता है इंस्टीट्यूट का सवाल, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ये बात तो सही है, अगर हम चुप है तो फ्रॉड है क्या? नहीं। अगर तुम हमसे, मेरा गाड़ी खरीदने आया, तुम हमसे पूछा गाड़ी में कुछ खराबी है, हम बोले देख लो, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हम फ्रॉड कर रहे हैं क्या? नहीं। यही तो बोलता है सीवियर टेम्पटर, लेट द बायर बी अवेयर। अरे बायर को समझने दो, हम कहें आगे से अपना पैर में कुल्हाड़ी मारे। मेरे को पता है गाड़ी में खराबी है, लेकिन फिर भी हम कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे बोल के। तो ये बायर को, सेलर को बचाता है लॉ। सुनने में ना गलत लगता है कि भैया गलत पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो गलती है ना, हमको पता है कि मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम है, हम फिर भी बेच रहे हैं, फील हो रहा है ना कि हम गलत कर रहे हैं। लॉ बोलता है तुमको क्यों, क्या जरूरत है अपना पैर में कुल्हाड़ी मारने का, तुम मत बोलो। हाँ वो पकड़ लिया तब तुमको बताना पड़ेगा। क्लियर है? साइलेंस फ्रॉड कब होता है? पहला बात, मेरा ड्यूटी था, मेरा जिम्मेदारी था बताने का। हम, मेरे पास आया कस्टमर, बोला भैया हम आप पे भरोसा कर रहे हैं कि गाड़ी में सब कुछ सही है, तो यहाँ पे मेरे को बताना पड़ जाएगा, क्योंकि वो मेरे पे क्या किया है, ड्यूटी है मेरा, मेरे पे भरोसा किया। एटमोस्ट गुड फेथ आ गया, उबेरे में फीडे, ठीक है, एटमोस्ट गुड फेथ आ गया, याद रखना। हाँ हाँ, अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आता है। तुम पे कोई भरोसा कर रहा है, ट्रस्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी तुमको एक फॉर्म देता है, आपको क्या क्या बीमारी है बताइए, बताना पड़ेगा, वहां मत छुपाना। मैरिज, मैरिज में मानो एक बंदा का ऑलरेडी एक शादी हुआ है, दूसरा शादी करने जा रहा है, नहीं बताएगा तो चलेगा क्या? नहीं, बताना पड़ेगा। फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट में दादाजी दुनिया से चल गए, दादाजी का संपत्ति है, बड़ा पापा संपत्ति को छुपाना चाह रहा है, छुपा सकता है क्या? नहीं, बताना पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट कर रहा है, तुम प्रोस्पेक्टस में ऐसी हवाबाजी कर सकता है झूठ झूठ बोल के, नहीं, बताना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच कब होता है? जब आप अपने किसी पुराने कंडक्ट में इस बात को दर्शाए हो। मानो हम पहले ही बोल दिए थे कि तुम पापा के सामने जब मेरे से पूछेगा ना कि हमको साइकिल खरीदना है कि नहीं, हम चुप रहेंगे, और जब हम चुप रहेंगे मान लेना हम हाँ बोल रहे हैं। क्या बोला? जब हम चुप रहेंगे मान लेना हम हाँ बोल रहे हैं। माई कंडक्ट सेड ना कि हिज साइलेंस वुड अमाउंट टू स्पीच, तो यहाँ पे मेरा चुप होना हाँ माना जाएगा। क्लियर है? याद रहेगा ये बात कि सिर्फ एक ऐसा सिचुएशन है, अगर हम इस पूरा चीज़ को रैप अप करें, आप चुप हैं इसका मतलब नहीं आप फ्रॉड कर रहे हैं, यही बात सीवियर टेम्पटर बोलता है। दूसरा बात, कभी कभी आप कुछ बोलना पड़ेगा, चुप रहने से फ्रॉड हो जाएगा। पहला, जिम्मेदारी है बोलने का, जिसमें हम लोग कुछ रिश्ता सीखें, और दूसरा
साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, अगर तुम चुप रहोगे तो हम हाँ मानेंगे, ये वाला पॉइंट। और फिर 1 के अंदर में अलग अलग पॉइंट सीखे, क्या कि रिश्ता है, फिड्यूशरी का, इंश्योरेंस का, मैरिज का, वगैरह वगैरह। बन गया ना दिमाग में प्रॉपर पिक्चर कैसे लिखना है एग्जाम में आंसर अगर आएगा तो। मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18, अगर मेकर जो है वो बिलीव करता है, देखो ऊपर में फ्रॉड था, हम जो बता रहे थे कि हम तुमको एग्जाम टफ आने वाला 2 लाख रुपया तो पास करा देंगे, ये हमको पता था कि झूठ है, तो ये फ्रॉड है। अगर हमको भी लग रहा था कि यार टफ आएगा, यार फाइनल इंटर टफ आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर हम जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड। अगर हम इंटेंशनली झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड। अगर हम अनइंटेंशनली झूठ बोल रहे हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर हमको लग रहा है कि आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ बट विच इज नॉट, क्या हो रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो रहा है दिमाग में दोनों का गैप, ठीक। नेक्स्ट, कोअर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बीच का अंतर क्या होता है, एक बार पढ़ लेना। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच का अंतर क्या होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में याद रखना, आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। भैया सुनो, ये मत कर सोचना कि फांकी मार दे डिफरेंशिएशन में। हम डिफरेंशिएशन में वीडियो में नहीं पढ़ा रहे ताकि वीडियो को पॉज करके तुम लोग इसको पढ़ो। जितना डिफरेंस तुमको सिखाएगा और एग्जाम में आएगा, कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। लिख के ले लो, एक डिफरेंस तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आ रहा है। अगर तुम सारे डिफरेंस भी करके जा रहा है ना एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह, गारंटी 5 मार्क्स तुम्हारा जेब में। इतना जरूरी है डिफरेंस, ठीक है। सेक्शन 19 क्या बता रहा था, याद करो याद करो याद करो। अरे भैया जब फ्री कंसेंट नहीं होता तो क्या रिपरकशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, जिद पे बैठ जाओ, डैमेजेस मांगो, वही सब है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक बात बोला कि सेक्शन 19 तेरा मदद करेगा, लेकिन एक टाइम पे तेरा मदद नहीं करेगा। मानो हम तुमको बोले कि मेरा जो फ़ोन है ना, मेरा ये जो फ़ोन है ये जादुई फ़ोन है। भैया जादुई फ़ोन, हाँ, इसमें ना दुनिया में किसी का भी तुम नाम लो, उसका सारा डिटेल आ जाता है। एक बार छोड़ो ना, इम्पॉसिबल क्यों, ये टेक्नोलॉजी हो भी सकता है, बट बाय मीन्स ऑफ ऑर्डिनरी डिलीजेंस तुम मात्र मेरा हाथ से फ़ोन लेकर ये चीज़ चेक कर सकता था ना, कर सकता था कि भैया फ़ोन दिखाइए हम देख के लेंगे। तुम नहीं किया और बाद में तुम हम पे फ्रॉड का केस ठोकना चाहता, ठोक पाएगा नहीं। अरे एक नॉर्मल बंदा विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस, कॉमन सेंस चेक कर सकता था, क्यों नहीं किया, तो तुम मेरे पे केस नहीं कर पाएगा। सेक्शन 19 तेरा मदद नहीं करेगा। क्या है यहाँ का क्रक्स, क्या है कि मानो मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है और बंदा के पास मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विथ ऑर्डिनरी डिलीजेंस था, नॉर्मल बुद्धि लगा के ऑर्डिनरी डिलीजेंस से वो सच्चाई निकाल सकता था, नहीं निकाला, सेक्शन 19 वहां पे मदद करने नहीं आएगा। क्लियर है, ठीक है। मिस्टेक में आते हैं। मिस्टेक बेसिकली 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसा होता है, बायलैटरल एंड यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मतलब एक बंदा मिस्टेक किया, ओनली वन पार्टी। बायलैटरल मतलब बोथ द पार्टीज मिस्टेक किया, ठीक है। एक बंदा मिस्टेक, अरे भैया यूनिलैटरल में क्या होता है, मानो हम बोले कि वो ब्लैक टी शर्ट वाला पहना हुआ लड़का को कपड़ा दे देना, कोई और भी ब्लैक पहना हुआ था तुम उसको दे दिया, गलती मेरा कि तेरा, तेरा, हम तो ब्लैक वाला सही बंदा को दिखा रहे थे। दूसरा, कैरेक्टर ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट में भी ऐसा हो सकता है, लिखित में हम सही लिखे तुम गलत समझा, मेरा गलती है तेरा गलती, यूनिलैटरल मिस्टेक। बायलैटरल क्या होता है, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। अब यहाँ पे दोनों से गलती हो सकता है, तेल डाल दो, वो पेट्रोल डाल दिया, डीजल डालना था, ये सारा चीज हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, सोगा में, ठीक है। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड। याद रहेगा, वॉइड क्या होता है, बायलैटरल। दोनों का गलती है ना, वॉइड, एक का गलती है वैलिड। मिस्टेक ऑफ लॉ में आते हैं, अरे तुम इंडिया में लाल बत्ती जल रहा है, फिर तुम गाड़ी पार कर दिया, पुलिस पकड़ा, बोलता सॉरी सर हमको लॉ नहीं पता था। तुमको तुम्हारा देश में रह के तुम्हारा लॉ नहीं पता, ये एक्सक्यूज हो सकता है क्या, नहीं। क्या बोल रहा है कि मिस्टेक ऑफ लॉ, यहां पे बोल रहा है वन कैन नॉट टेक एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ हिज ओन कंट्री। खुद का कंट्री का लॉ नहीं जानते, ऐसे एक्सक्यूज लेके तुम नहीं भाग सकता। लेकिन तुम फॉरेन में गया, तुमको नहीं पता था कि वहां पे राइट हैंड साइड में गाड़ी चलाना होता है, वहां पे चलेगा ना, वहां पे एक्सक्यूजेबल है, वहां पे बच सकता है। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल एंड ट्रीटेड लाइक अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। वहां पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अभी एक बात नया, इफ द मिस्टेक ऑफ लॉ इज कॉज्ड थ्रू द इंड्यूसमेंट ऑफ अनदर, कॉन्ट्रैक्ट में बी अवॉइडेड। तुमको जानबूझ के हम फंसा के बोल रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, अरे नहीं नहीं रेड वाला लाइन में जाना होता है, जाओ 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 जाओ,
हम इंड्यूस कर रहे हैं ना, तब तुम बच सकता है मेरा नाम लगा के। क्लियर है? इसका ये डीप में घुस के सवाल नहीं पूछा अभी तक, लेकिन ध्यान में रखना जरूरी है। 3 बात सीखें। आपका देश का गलती है, कुछ भी करो नहीं बचेंगे। फॉरेन लॉ का गलती है, बच सकते हैं। आपको इंड्यूस करके अपना देश का गलती कराया है, बच सकते हैं। बचेगा कि नहीं ये नहीं पता, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या होता है, पार्टीज मिसअंडरस्टैंड कर रहा है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, ये मानो, ठीक है। बोथ बाइलैटरल होगा तभी वॉइड होगा, यूनिलैटरल होगा तो वैलिड माना जाएगा। अच्छा भैया, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों लीगल होना चाहिए। हम पढ़ा रहे बदले में कोई फॉरबिडन ड्रग मांग रहे, चलेगा? नहीं चलेगा। तुम लोग हमको रुपया दे रहे हैं, बदले में कोई फॉरबिडन ड्रग दे रहे, चलेगा? नहीं। दोनों का लीगल होना जरूरी है, ठीक है। ओके, फॉरबिडन बाय लॉ क्या है? अरे जिसको लॉ मना करता है, किडनैपिंग लॉ बोला क्या करो, आप करेंगे तो आपको सजा मिलेगा। फॉरबिडन बाय लॉ में 2 कीवर्ड है, पनिशेबल एंड प्रोहिबिटेड। पनिशेबल बाय लॉ एंड प्रोहिबिटेड बाय लॉ। दूसरा में आते हैं डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ। मोदी जी डिमोनेटाइजेशन की है, नोटबंदी, क्यों? ताकि करप्शन बचे। और अब हम 2000 का नकली नोट बना के छाप रहे हैं, ये लीगल बात है। एक तो भैया आपका इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपको जेल होगा, उसके अलावा ये नॉर्मली प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉकडाउन लगा कि कोविड ना बढ़े और हमें गैदरिंग करके लंगर लगवा रहे, क्या ये वैलिड होगा? नहीं। क्या ये इलीगल है? नहीं। लेकिन लॉ बना है ना एक चीज के लिए कि भैया कोविड से बचना है, वो लॉ बनने का रीजन को ये तोड़ दे रहा है इसके लिए, ठीक है। एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तुमको फील हो जाएगा कि वो वैलिड है कि वॉइड। और अगर भैया फील नहीं हो पा रहे, तो तुमको फील लेना नहीं आता है, तो तुम देखो क्या कोई लॉ का प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, ठीक है। लॉ बोला ऐसा होना चाहिए और तुम ऐसे घुमा के उससे बचना चाह रहा है, ये अलाउड नहीं है। सिंपल वर्ड में बोले तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, फ्रॉड कर रहे, क्या अलाउड है? नहीं, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। फिर लॉकडाउन वाला केस यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं। फिर मानो किसी को धमका, सुपारी दे रहे किसी का, इसको मार दो, इसका हाथ पैर तोड़ दो, क्या ये सब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन में लॉफुल माना जाएगा? नहीं। इमोरल है, 2 शादी कर लो, क्या ये वैलिड माना जाएगा? नहीं। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, हम तुम्हारे से कॉन्ट्रैक्ट किए कि चलो ठीक है हम तुमको पढ़ाएंगे, लेकिन बदले में मानो तुमको कुछ गलत करना होगा जो पब्लिक के नज़र में गलत है, चोरी चकारी करना होगा। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है ना, नॉट अलाउड। या फिर हम बोलेंगे किसी के भी भगवान को गाली बकना होगा, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। किसी के भगवान को गाली बकना, गाली छोड़ो, गाली तो बहुत गलत बात बोल रहे हैं भगवान को लेके, बुरा बोलना, ये क्या लॉ मना किया? नहीं, लॉ मना नहीं किया, लेकिन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है ना। हाँ, अक्सर बच्चा लोग क्या गलती करता है, हम इतना बार तुम लोग को तेजी में समझा रहे हैं, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का लीगल होना जरूरी है। बच्चा लोग दिखता है लीगल होना जरूरी है, तो सीधे उन लोगों को बुद्धि दौड़ता है कि पनिशेबल नहीं होना चाहिए। अरे लीगल होने से उसका ये भी मतलब है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए। बहुत बार पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है लेकिन लीगल है, जैसे भगवान के लिए गलत बोलना। क्लियर है? ओके। अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये अलग टॉपिक है। अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के देखो कितना सारे एग्जाम्पल हम लोग सीखे। अरे तुम पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या ये सही बात है? नहीं। चाइना के साथ वॉर चल रहा है, तुम चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट। नवजोत सिंह सिद्धू क्या किया था, हम लोग का देश पे पुलवामा में अटैक हुआ है और वो जाके गला मिल रहा है इमरान खान से, कितना उसका वो किया गया, निंदा किया गया, क्योंकि ही वाज ट्रेडिंग विद एन एनिमी, ठीक है। दूसरा, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? चलता हुआ केस में दखल अंदाजी करना। क्या ये वैलिड है? नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक गेम हो रहा है, यहां पे समझो, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल बना सकता है एकदम धांसू। ऑफेंस ना 2 टाइप का होता है, एक होता है कंपाउंडेबल ऑफेंस, एक होता है अनकंपाउंडेबल ऑफेंस। डिटेल में नहीं घुसेंगे, ठीक है, डिटेल में नहीं घुसेंगे, सिर्फ ये समझो, मानो ए बी को बोला कि हम तुमको अपना जमीन बेच देंगे पैसा लेके, ठीक है, बदले में तुम मेरे पे जो भी केस करने वाला था मत करो। क्या ये लीगल है? लॉ बोलता है हाँ। यहां पे तुम सेटलमेंट कर रहा है, हम इसको सजा देते, तुम्हारा मन में शांति होता, तुम इसका पैसा लेके नुकसान करवा दिया, तुम्हारा मन में शांति हो गया, तो ये अलाउड है। तो हम लोग को देखना होगा कि कंपाउंडेबल या अनकंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल है यानी कि तुम केस गिरा दो, हम बदले में उसका मुआवजा दे रहे हैं, ये लीगल है, ये दखल अंदाजी नहीं माना जाता है। अनकंपाउंडेबल है यानी कि भैया तुम वो किसी का मर्डर किया, तुम बोल रहे तुम केस गिरा दो हम पैसा ले लेते, ऐसे नहीं चलता मर्डर में। मर्डर मतलब कि सजा मिलेगा तुमको, तो ये चीज़ देखना जरूरी है, ठीक है।
ओके। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, मानो हम तुम पर केस किए, तुम किसी से मदद लेने गया, वो तुम्हारा बिना किसी फायदा का मदद कर रहा है, ये मेंटेनेंस है। मदद कर रहा है मतलब आके तुम्हारा गवाही दे रहा है, तुम्हारा खाता पड़ी में मदद कर रहा है, लॉयर ढूंढने में मदद कर रहा है, मेंटेनेंस है। लेकिन अगर चैम्पर्टी हो रहा है मतलब कि वो तेरा मदद कर रहा है और बदले में तेरे से हर दिन का 500 रुपया लेगा, ये चैम्पर्टी है। ठीक है। मेंटेनेंस मतलब एक एग्रीमेंट जिसमें मेंटेन अ सूट, केस में मदद करेंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट, और चैम्पर्टी में इन एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस, कल को तुम केस जीतेगा ना उससे हमको पैसा मिलना चाहिए, ये चैम्पर्टी है। ठीक है, याद रहेगा। तो एग्रीमेंट ऑफ चैम्पर्टी और मेंटेनेंस वैलिड होता है कब? दो कंडीशन देखते हैं, दो कंडीशन में वैलिड नहीं होता, बाकी हर टाइम वैलिड होता है। पहला, आगे वाले के लिए अनजस्ट ना हो, उसके लिए अन्याय ना हो रहा हो। दूसरा, तुम्हारा मोटिव मैलिशियस नहीं है। मैलिशियस मोटिव मतलब घपलाबाजी का इरादा नहीं है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, क्या तुम अपना BCCL का नौकरी बेच सकता है? नहीं। क्या तुम पद्मा विभूषण अवार्ड खरीद सकता है? नहीं। क्या तुम आईफा अवार्ड खरीद सकता है? खरीदता ही है लोग। ठीक है, तो लोग अवार्ड खरीदते हैं, तो क्या क्यों भैया, वो तो अवॉइड होना चाहिए। अरे वो पब्लिक ऑफिस है क्या, पब्लिक टाइटल है क्या, पद व विभूषण ये सब नहीं खरीद सकते, बाकी सब खरीद सकते हैं। ठीक है, सब ऐसे ही सब सेटिंग है पैसा का। ठीक है। अच्छा मानो ना हम मेरे बगल में एक और बंदा ट्यूशन खोला, हम उसको बोल रहे हैं पैसा ले अपना ट्यूशन बंद कर दे, मोनोपोली रखना चाहते हैं, अलाउड है? नो। मोनोपोली पैसा देकर क्रिएट करना नॉट अलाउड। क्लियर है। फिर शादी तोड़वा रहे हैं पैसा लेके, अलाउड है? नहीं। भैया शादी.com कैसे अलाउड है? दो बात सुनो, पहला तो शादी करवा रहा है, दूसरा वो शादी का गारंटी नहीं दे रहा, वो दो लोग को मिलवाने का गारंटी दे रहा है। ठीक है, चलो ओके। फिर इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, तुम विटनेस को पैसा दे रहा है कि ले भाई पैसा मत जाना, अलाउड है? नहीं। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, इसको समझो। अब मानो हम किसी के अंडर में काम करते हैं और उसको बिना बताए 500 का माल जो मार्केट में 500 में बेचना था हम 800 में बेचे और 300 का प्रॉफिट जेब में रख लिए। क्या ये 300 का प्रॉफिट मेरा है? बोला नहीं। एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव विदाउट प्रिंसिपल कंसेंट, प्रिंसिपल से पूछा अपना, तुम मालिक से पूछा? नहीं, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, वो सब बात का बात है, वैलिड है कि नहीं ये बताया जा रहा है। ठीक है। अनलॉफुल इन पार्ट, इसके ऊपर भी सवाल आता है। ठीक है, मानो जब भी बोलेगा कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट है, तुम देखो अलग कर सकते हैं कि नहीं। अगर अलग कर सकते हैं, लॉफुल वाला वैलिड है, अनलॉफुल वाला इनवैलिड है। अलग नहीं हो सकता है, पूरा का पूरा इनवैलिड है। याद रहेगा, सिंपल है कहानी। अलग एग्जाम्पल दीजिए ना भैया, तब याद रहेगा। 2 फ्लोर है, एक फ्लोर में पढ़ाएंगे, दूसरा में ओपीएम स्मगल करेंगे। ओपीएम वाला इनवैलिड है, पढ़ाने वाला वैलिड है। एक ही फ्लोर में दोनों काम चल रहा है तो पूरा का पूरा फ्लोर ही इनवैलिड है। फ्लोर अलग अलग कर सकता है क्या एक ही फ्लोर को? नहीं। लेकिन 2 अलग फ्लोर है ना, याद रहेगा ना। अब ठीक। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? एक बहुत बड़ा लिस्ट है, सीधा बात। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, देखो जहां पे लाल रंग का ये है ना हाइलाइटर, मतलब वहां पे एक सेक्शन याद रखना। शादी को रुकवाने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? वॉइड है। लेकिन एक माइनर का शादी को रुकवाने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है, क्योंकि आप अन्याय होने से रोक रहे हैं। ठीक है। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को धंधा करने से रोक रहे, वैलिड है या वॉइड है? वॉइड है। लेकिन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत किसी को रोक रहे तो वैलिड है। उसके बाद आते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, लीगल कोर्ट में केस चल रहा है उसको रुकवाना क्या है? वॉइड है। ठीक है। अच्छा, मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, कोई अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या कभी? नहीं। तो ये सब फालतू बात है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सट्टाबाजी हमेशा क्या होता है? वॉइड। भैया क्या सट्टाबाजी का डेफिनेशन रटना है? हाँ, बड़ा आसान है। एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें तुम आगे वाला बंदा को पेमेंट करेगा, मनी का पेमेंट करेगा। कब? अगर कोई अनसेटिंग इवेंट हो या ना हो। विराट कोहली अगला बॉल में छक्का मारेगा, हम तुमको 500 देंगे, नहीं मारेगा तुम हमको 500 देना। क्या विराट कोहली का छक्का मारना सर्टेन है? नहीं। अनसर्टेन इवेंट पे बोली लगाएं, वेजरिंग हो गया। वेजरिंग वैलिड है या वॉइड है? डिपेंड करता है। अच्छा, विराट कोहली का छक्का लगाने में मेरा पर्सनल कोई इंटरेस्ट है क्या? खाली पैसा से मतलब है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। देयर इज नो पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी इन द इवेंट,
द ओनली इंटरेस्ट इज व्हाट, मनी। ठीक है, ये सब याद कर लेना। वेजरिंग का कभी भी टॉपिक आए 5-6 पॉइंट लिख देना, कहानी खत्म। पहला, प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ। दूसरा, सट्टाबाजी लगा रहा है ऑन अ कंडीशन, होगा या ना होगा, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। तीसरा, वो कंडीशन सर्टेन है या अनसर्टेन है। चौथा, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। पांचवा, इंटेंशन दोनों का इरादा क्या है, कॉमन है, क्या, सट्टाबाजी, बेट करना। और लास्ट में, पार्टीज को कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्या, नहीं, कोहली छक्का मारेगा उससे मतलब है कि नहीं, खाली इतना मतलब है पैसा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग जैसा होता है और वॉइड भी होता है। लॉटरी ट्रांजैक्शन वैलिड है क्या, तो भैया हम तो एक बार ना कलकत्ता में उतरे और हावड़ा स्टेशन में देखे लॉटरी का टिकट टंगा हुआ था, वो लोग इतना खुला में कैसा बेच रहा है। अबे इलीगल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी निकलवाता है, इलीगल नहीं है, वॉइड है। कल को अगर लॉटरी का पैसा नहीं देगा तुम कोर्ट जाके बोल सकता है क्या, नहीं। ठीक है, बता रहे देखो, लॉटरी गेम ऑफ चांस है या गेम ऑफ स्किल है, बताओ। चांस है, क्या तुम्हारा माथा मैथ लगा के लॉटरी लगाता है तुम, नहीं। गेम ऑफ चांस हमेशा क्या होता है, वॉइड होता है। ठीक है भैया, बहुत बार ना सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सैंक्शन करता है। तो भैया सुनो यहाँ पे कहानी क्या है, आपको सजा नहीं मिलेगा अगर हम जानबूझ के गुमटी खोल के लॉटरी बेच रहे, गलत बात है। सरकार से परमिशन लेके बेच रहे, सही बात है, सजा नहीं मिलेगा लेकिन वॉइड होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, क्रॉसवर्ड पजल क्या होता है भैया, वॉइड होता है या वैलिड होता है, डिपेंड करता है। दो टाइप का क्रॉसवर्ड पजल होता है, एक तो तेरा बुद्धि लगाना होगा और दूसरा न्यूज़पेपर में जो आता है उसमें क्या होता है, मानो 3 वर्ड का एक चीज है, जो 3 वर्ड का जो एक चीज है, जो मानो कुछ भी है, ठीक है, 3 वर्ड का है, तो बेड भी हो सकता है और बैट भी हो सकता है। अगर उसके पास बैट लिखा हुआ है तो वो जीत जाएगा जो लिखा है बैट। क्या बेड गलत हो गया, नहीं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ना हो क्या रहा है, आपका स्किल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन एडिटर के साथ उसके साथ मैच किया जा रहा है। किस्मत, ICI कर रहा है जो किस्मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ स्किल एंड इंटेलिजेंस, अगर मानो यहीं पे होता कि बुद्धि लगा के जीतना है, वो वैलिड होता। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक पॉइंट है कि अगर तुमको प्राइज मिल रहा है 1000 से नीचे तो उसको वैलिड मानते हैं। ये बस पॉइंट लिख देना, बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होता है, सट्टाबाजी वाला ट्रांजैक्शन। कल को क्या होगा नहीं पता ना भाई, वैलिड है या वॉइड है, वॉइड है, लेकिन शेयर मार्केट में वैलिड है। ठीक है, हॉर्स रेस ट्रांजैक्शन सबसे फनी, इंडिया में डॉग रेस वैलिड है क्या, नहीं। मुर्गा का लड़ाई होता है उस पर भी सट्टाबाजी होता है, पता है, वैलिड है क्या, नहीं। लेकिन हॉर्स रेस वैलिड है। वॉइड कब होता पता है, अगर 500 से कम का बोली लगाया है तो। सबसे अनोखा बात यहाँ पे सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, 500 से कम वेजर माना जाएगा, 500 के ऊपर वैलिड है, लीगल है इंडिया में, क्योंकि वहाँ स्किल माना जाता है। एक घोड़ा को पालना पोसना वो एक स्किल है। ठीक है, अब बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग तो है लेकिन वॉइड नहीं है। चिट फंड सट्टाबाजी है भाई, लॉटरी सिस्टम होता है इसमें, तो हम लोग 4-5 मिलकर पैसा लगा दिए, जिसका नाम आया सारा पैसा उसका। कमर्शियल ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट वाला वैलिड है। कंपटीशन वगैरह हो रहा है, ओलंपिक वगैरह, वैलिड है। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, अगर मेरा गाड़ी 2 साल में ठुका तो हमको गाड़ी का पैसा मिलेगा, नहीं तो पैसा डूबा। तो ये मेरे गाड़ी का ठुकना सर्टेन है, नहीं। तो वेजरिंग होना चाहिए लेकिन वैलिड है, वेजरिंग है लेकिन वैलिड है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेजरिंग एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है तो हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। पहला मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है भाई, आप आइडेंटिफाई कराते हैं, मतलब भरपाई देते हैं। तेरा गाड़ी टूटेगा हम भरपाई देंगे। वेजरिंग में ऐसा कुछ नहीं है, इसका मीनिंग अलग है, हम लोग ऊपर डिस्कस कर लिए। इंश्योरेंस में क्या होता है, हर साल आप एनुअल प्रीमियम देते हैं भैया। वेजरिंग में ऐसा नहीं है, जीता तो पैसा मिलेगा, हारा तो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या है भैया, प्रॉपर्टी में तुम्हारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसका टूटने पे पैसा मिलेगा। विराट कोहली का बैट टूटने पे पैसा मिलेगा, नहीं। इंडेमनिटी में भरपाई किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस में भरपाई नहीं होता है।
तुम्हारा ज़िंदगी का कोई वैल्यू है? ऐसा बोलेंगे इसका 2.5 रुपये का ज़िंदगी था, इसका 2.5 लाख का ज़िंदगी था? नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बट वेजरिंग में फिक्स्ड अमाउंट का वादा लग जाता है कि विराट कोहली का छक्का होगा तो हमको 20 रुपये मिलेगा। क्या विराट कोहली का छक्का का वैल्यू 20 रुपया है? नहीं, लेकिन तुम सट्टा लगा रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस वैलिड और इन्फोर्सेबल है, जबकि वो क्या है, वेजरिंग अनइन्फोर्सेबल है। और प्रीमियम के लिए कैलकुलेशन में बुद्धि लगता है, एक्चुरियल साइंस करके कोर्स आता है जो करना होता है। वेजरिंग में कोर्स आता है क्या कि बैट्समैन का कौन सा पिच, कुछ कोर्स नहीं, ठीक है। कौन सा सोसाइटी के लिए बेहतर है? इंश्योरेंस। और सोसाइटी के लिए नुकसानदायक वेजरिंग। देखो तुम लोग याद करो, अगर मानो ड्रीम 11 का ऐड आ रहा है तो उसमें लिखना पड़ता है उन लोग को कि इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है। क्यों? क्योंकि लोग ना नशा में इसका लत खा के पूरा प्रॉपर्टी अपना बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है। और इसी के साथ हम लोग का यूनिट 3 भी कंप्लीट होता है।